हाँ दोस्तों, तो अब अपन CGL प्री 2023 के सारे सेट्स करेंगे। टोटल 39 सेट्स आए हैं, ठीक है ना। तो इन 39 सेट्स का जो पहला शिफ्ट है 14 की, वहाँ से शुरू करते हैं और पूरे 39 सेट्स में करवाऊंगा आपको, बेस्ट सॉल्यूशन के साथ करवाऊंगा। अभी सबसे पहले अपन इनका एनालिटिक्स देखते हैं और एक आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिसे मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि जो इनका टाइप करवा के वर्ड फाइल में आपको ये मॉक के रूप में मिल जाएगा टेलीग्राम पे और अपने न्यून क्लासेज ऐप पे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बाईलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे, सबसे लास्ट में आंसर की आ जाएगी, तो आप अपना मॉक के रूप में भी इनको दे सकते हो, ठीक है। और दूसरा, यदि आप प्रिंट की फॉर्म में निकलवाना चाहो तो 1-2 पेज पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप प्रिंट भी निकलवा लो चाहे मॉक दे दो। और ये जो मैं क्लास करवा रहा हूँ, और ये एनालिटिक्स की टेबल भी है, ठीक है। इसकी अनोटेड जो पीपीटी है वो अनोटेड फॉर्म में भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे रिवीजन में आपकी हेल्प करने के लिए। तो हम अपने पार्ट पे बहुत मेहनत और सिस्टमेटिक वे में आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये देखो, सबसे पहले हम एनालिसिस देखते हैं कि किस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमने देखा नंबर सिस्टम के 2 क्वेश्चंस हैं। फिर यहाँ से आपको एक आइडिया लगता रहेगा कि किस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं, ठीक है ना। LCM HCF बोर्ड मास यहाँ से कुछ भी नहीं है, जबकि लास्ट ईयर में देखोगे तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। फिर परसेंटेज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा। अभी अपन करेंगे प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड का नहीं था, रेशो का, ये सब आसान थे। ओवरऑल तो मॉडरेट थी सिर्फ, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क में एक अच्छा था, ठीक है ना। पाइप सिस्टम नहीं पूछा। TSD का भी बेसिक था, एक ट्रेन का और एक बोट का, ठीक है। बोट का नहीं, ये रेसेज का था, ठीक है ना। रेस में जो एक पॉइंट पे मिलते हैं ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे, वो वाला क्वेश्चन पूछा इसने। और एलजेब्रा के 3 है, जिनमें से एक अच्छा था, वैल्यू पुटिंग था वैसे तो, लेकिन फिर भी जो थोड़ा सा चेंज था। ज्योमेट्री में 3 है, फिर मेंसुरेशन में 1 है। इसमें हम डिजिट सम और लास्ट डिजिट की हेल्प से थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, डिजिट सम और लास्ट डिजिट, ठीक है ना। अदरवाइज जो कैलकुलेशन है वो बेसिक ही था। ट्रिगो के 3 हैं, आसान थे। हाई डिस्टेंस का नहीं पूछा इसने। और जो DI वाला था, हिस्टोग्राम और लाइन बार ग्राफ, तो यहाँ पे चीज़ें आसान थी, ठीक है ना। थोड़ा सा कई बार क्या होता है, नई चीज़ पूछ लेता तो कन्फ्यूजिंग बन जाता है, तो वो पार्ट भी अपन देखेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक ओवरव्यू है, और ये ओवरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप आगे अपने एनालिसिस करोगे ना मॉक का, कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। अब इसमें से आपको जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो आप सीधा वहाँ जा सकते हो। इनकी सीक्वेंस भी दे दी है, ये 25 है, ये 24 है। इसका मतलब मान लो कोई बच्चा ये चाहे कि सर मुझे केवल एलजेब्रा में प्रॉब्लम आ रही है, केवल एलजेब्रा देखना चाहता हूँ, तो आप क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 ये 3 क्वेश्चन देख लो। और जो PDF आएगी अनोटेड, उसमें भी ये सीक्वेंस है, और जो मैं आपको वर्ड फाइल दूंगा उसमें भी ये सीक्वेंस है। क्लियर है। तो आप इसको टॉपिक वाइज भी लगा सकते हो कि मुझे केवल एलजेब्रा देखना है, सब में ये इसी सीक्वेंस में मिलेगा। और आप इसको ओवरऑल पूरे सेट के रूप में भी लगा सकते हो, ठीक है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। AB का 95% है, तो A का कितना प्रतिशत B है। अब यहाँ पे यदि आप देखो तो परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू, ठीक है ना, परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। पहले तो मैं इसको पूरा सोल्व करवा रहा हूँ। A इज 95% ऑफ B, इज का मतलब है, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं A बराबर है 95% मतलब बाई 100 B का। अब ये बोला कि B का, इस B को नीचे लेके आऊँ तो हम इसको लिख सकते हैं ये, इसका मतलब B यदि 100 है तो A 95 है। क्लियर है, ये वैल्यू बता रहा है। अब क्या होता है कि छोटी सी क्वेश्चन वो देखना आप, यहाँ पे बहुत आसान सा है, लेकिन आपको बहुत ही अलग तरह की रेंज देगा, ये समझना। अब ये बोलते हैं कि नहीं, आप तो ये बताओ कि वैसा A का कितना प्रतिशत है B, यानी A बेस, ये बेस होता है B आधार, ठीक है ना। बेस का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसको बेस मानते हुए A का बताओ। यदि B 100 है तो A 95 है। अब बोलता है कि नहीं, आप A को बेस बनाओ और फिर B की वैल्यू बताओ, तो A को नीचे ले और B ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा ना, ये 100 और ये 95। तो अब हमने ये पूछा है कि A यदि 95 है और B 100 है तो कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो अब इसमें अपन परसेंटेज में देखें तो आप इसमें 95 का भाग दे दूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1, ये 95 हो जाएगा, फिर ये 500 हो जाएगा, और ये एक बार जाएगा ना, ठीक है,
ये 1 0 आ जाएगा, फिर 2 0 आएंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो 25 कम कर दें, इसमें से 25 कम करेंगे, 5 टाइम्स करना है तो इसका 25 कम कर दें तो 475, फिर ये 25/95, ये 25/95 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/19, 5/19, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को समझना, ये जो भाग देना ना आसान है, मैं ये नहीं बोल रहा कि भैया आपको ये भाग नहीं देना, लेकिन मैंने 1 से लेकर 50 तक की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज आपको याद करवाई हैं, वहां से आप बहुत फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये क्लियर हो गया, बहुत आसान था। लेकिन यदि अब हम देखें कि ये इसको अपन ये देख सकते हैं, देखो एक बार समझना कि यदि A 19 है तो ये 20 है, ठीक है ना, इसका मतलब 19 पर 1 ज़्यादा है, 1, तो ये 1/19 का परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू, ये आपको याद होना चाहिए, होता है 5.2525। ठीक है, इसका मतलब है ये 19 प्लस 1 है, 19 का मतलब तो 100%, 19 को बेस बनाकर अपन यदि 19 देखें तो ये 100% है, और 1 को बेस बनाएंगे तो ये 5.252 इतना प्रतिशत है। इसका मतलब है 100 और 105 से थोड़ा ज़्यादा, तो 105 से थोड़ा ज़्यादा ये हमारा आंसर है, 105 से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, अब आप जो पुरानी क्लासेज हैं वो ज़रूर देखना, मैंने 1 से लेकर 50 तक के परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज आपको करवाई हैं और बार बार करवाई हैं। अब यहाँ देखो एक चीज़ और देखना कि परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू, ठीक है ना, सबसे पहले तो आप परसेंटेज बाय राजा सर सर्च करना, इसमें आपको मिल जाएंगी, और परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू, ठीक है, ये जैसे आप देखते हो ना कि 1/8 कितना होता है, 12.5 है, 1/9 कितना है, 11.11, ये टाइप से। तो ये जो वैल्यूज हैं जनरली बच्चे 15-16 तक याद करते हैं, ठीक है ना, और यदि आप इनको 1 से लेकर 50 तक याद कर लो तो आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली बहुत फास्ट हो जाएगी। और मैंने 1 से लेकर 50 तक की जो कैलकुलेशन है उनको बहुत ही गजब तरीके से सोल्व करवाया है और 5 मिनट में याद करवाया है, ठीक है ना। अभी आप देखोगे जो मेरी लेटेस्ट क्लासेज होंगी परसेंटेज में, उनमें मैंने परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू को याद करवाया है बहुत अच्छे से, तो वो आप जरूर याद कर लेना, ठीक है ना। और 5 मिनट का काम है ये भी बता देता हूँ, 5 मिनट्स, और जो जहाँ पे जो एप्लीकेशंस आती हैं वो मैं बता के भी गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा, ये याद करना भी, ठीक है ना, 19 का होता है 5.2525, ठीक है। और ये कहाँ से याद रखोगे, 20 का 5 होता है, तो इससे 5 52 52, ठीक है ना। और 18 का, चलो 4-5 तो मैं भी करवा देता हूँ, 18 का होता है ये 5555, ठीक है ना, 18 का ये बनता है। 17 का 1/17, ठीक है ना। तो अब इसको ये याद रखना है कि 100 में यदि 17 का भाग देंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये 5888, ठीक है ना। और 16 का याद रहता है 6.25, ठीक है। तो ये 5 वैल्यू आप याद रखना, बहुत आसान है और ऐसे लिंक करवा के करवाया हुआ है, ठीक है ना। ये जो वैल्यूज हैं इनको थोड़ा सा एडजस्ट किया है, और 1 से लेकर 50 तक की वैल्यूज यदि आपको याद हो जाएंगी तो आप देखोगे कि कैलकुलेशन बहुत फास्ट होने लग जाएगी। ये क्लियर है। अब एक बार देखो इसमें क्या देखना था, हमें देखना कि 19 पर 1 एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो 19 का 19 पे 19 होता तो हम बोलते हैं कि 100% है, और 1 एक्स्ट्रा इसका मतलब है 5.252 ज़्यादा है, तो 105 और ये 5252 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा डायरेक्ट आंसर आना है, ठीक है ना। और ये तो केवल एक एस्पेक्ट है, आप बहुत जगह देखोगे कि वहां से जो कैलकुलेशन है पूरा गेम चेंज हो जाएगा। अभी आओ, ये बोलते हैं कि स्फीयर है, रेडियस 4.2 का, उसका वॉल्यूम बताना है, ठीक है। त्रिज्या वाले गोले का मान है, वॉल्यूम होगा, वैल्यू नहीं है, ये वॉल्यूम है, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r³, ठीक है ना, ये r³ हो जाएगा, ये लो। अब इसको सिंप्लीफाई करें,
सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये 21 टू टाइम्स चला जाएगा और ये 100 0 0 जाएगा ना, 4.10 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पे लास्ट डिजिट देखें तो लास्ट देखो, एक चीज समझना, जो हमारा आंसर आ रहा है वो 6 डिजिट में आ रहा है और 8 2 4 2 3 4 इस टाइप पे है, तो इसका मतलब इसने पूरा सिंप्लीफाई किया और फिर ये 3 डेसिमल लगाए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम डिजिट सम और लास्ट डिजिट के बेस पे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो पहले एक बार मैं पूरा भी सोल्व करवाता हूँ। कभी भी आपको पूरा सोल्व करने की जो कैलकुलेशन, उससे डरना नहीं है। जो बच्चा यहाँ इस कैलकुलेशन को सोल्व करने के डर से डिजिट सम या लास्ट डिजिट की तरफ भागता है, वो हारा हुआ इंसान है, ठीक है ना। वो कैलकुलेशन को कभी जीत ही नहीं सकता। इसलिए चलो पहले पूरा सोल्व कर लें। 42 का स्क्वायर बताओ, ठीक है ना, 1764, और ये कितना हो जाएगा 8 टाइम्स 176। इसका मतलब है 1764 को 176 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई भी बहुत फास्ट होगा, देखो ध्यान से। 6 4 24, 2 हो जाएगा 36, 2 38, 3 हो जाएगा, और 17 का डबल ले लें, 17 6 102 और 3 105। अब ये 17 का पढ़ा तो याद है, ठीक है ना। तो इसको 17 को पूरा ही ले लेते हैं, तो ये क्रॉस लगा दिया। अब 17 के साथ ले लो, यहाँ पे 17 4 68, ठीक है ना, 6 कैरी हो जाएगा, 17 6 102 और 8 10 कैरी हो जाएगा, और 17 7 19 119 और 129, तो 12 कैरी हो जाएगा, और ये 29, ठीक है ना। 4 6 एक कैरी हो जाएगा 14, एक कैरी हो जाएगा 0, एक कैरी हो जाएगा 11 और एक कैरी आ जाएगा, तो ये 3 पे 310, ठीक है ना। अब एक्चुअल में हम इस कैलकुलेशन को यहाँ पे 2 डिजिट पर भी रोक सकते थे, ठीक है ना। इसको इसी 2 डिजिट पे आप कैलकुलेशन रोक सकते थे, लास्ट की 2 डिजिट से, लास्ट 2 डिजिट्स पे। ये चीज़ समझनी है यार, ठीक है ना। 24 34 और ये 64 आ रहा है, तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे ना, इसको रोक सकते हो। जब आप घर पे सोल्व करते हो तब तो क्या करना है, आपको पूरा सोल्व करना है, ताकि वो आंसर भी मैच हो और एक कॉन्फिडेंस है कि मैं फटाफट कर सकता हूँ। जब एग्जाम में हो तो इतना सफिशिएंट है। अब एक बार लास्ट डिजिट और डिजिट सम देख लेते हैं, ठीक है ना। ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट देखो एक बार, 4 का 8 8 दूनी 16 32 और 64, तो लास्ट डिजिट 4 आएगा, ठीक है। 3 ऑप्शन पे मिल रहा है हमें, लास्ट डिजिट 4। अब डिजिट सम देखें, देखो ये कितना 6 और ये भी 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 एंड डिजिट सम 9। तो जिस ऑप्शन में डिजिट सम 9 है वो हमारा आंसर है। मैच कर लेते हैं डिजिट सम, आ जाओ। ये 7 2 9 गया, 5 और 4 9, इसका डिजिट सम 2 हो गया, 6 3 9 8 और 1 9, इसका डिजिट सम 9 है। ये आंसर हो सकता है। ये गया 9, अब एक इसको दे देंगे, 9 गया, ये 5 हो जाएगा, 7 2 9 1 7, ये 8, इसका डिजिट सम 8 है। तो एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 9 है। तो डिजिट सम आंसर कर रहा था, डिजिट सम से ही आंसर कर सकते थे, क्लियर है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए कि कब अप्लाई होगा कब नहीं होगा। इसके लिए मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट डेवलप करवाए हुए हैं, आप देख लेना। डिजिट सम बाय राजा सर, बहुत अच्छे से, ठीक है ना। ये कई बार अभी जो क्वेश्चंस बना रहा है तो उसमें कई बार वो अप्रोक्सीमेशन पे ले जाता है। जहाँ अप्रोक्सीमेशन पे लेके जाएगा वहाँ डिजिट सम या लास्ट डिजिट कभी भी अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो पूरा भी सोल्व कर सकते थे, और ये कैलकुलेशन पे हमें काम करना है। जैसे लास्ट 2 डिजिट 17 का पढ़ा याद है, टेबल इतने तो याद हैं यार, 20-25 तक की टेबल तो याद होनी चाहिए, तो डायरेक्ट ले लो, ठीक है। स्क्वायर्स याद करने 100 तक के स्क्वायर्स, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो ये बैच का बता देता हूँ। निर्वाणा बैच है बीओडी, और इसमें मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीके जीएस कंप्यूटर सारा डिटेल में बताया हुआ है। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो ज़रूर ज्वाइन करें, बहुत ही अल्टीमेट लेवल पे आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं, ठीक है। ये इंडिविजुअल बैच है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो जिसको इंडिविजुअल करना है। अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। ये कि पता नहीं कितनी बार आ चुका है। 6 की पावर 25 को कॉमन ले लेते हैं तो हमें यहाँ मिलता है 1 प्लस यहाँ से 6 प्लस 36 प्लस 6 की पावर 3 216, 42 और 1 43 43, तो ये हो जाएगा 259। इसका मतलब ये 259 से डिविजिबल है। इसने डायरेक्ट 259 को लिया, आसान है।
तो जहाँ जहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि इस टाइप के जो पेपर आते हैं तो उनमें कहाँ आपको फास्ट होना है, कहाँ पे टाइम देना है, ये फास्ट करने वाला था। ठीक है, डिविजिबिलिटी देखो, यदि हमें यह देखो 265 है और इसकी पावर दे रखी है 4081 + 9, यदि हम इसमें 266 का भाग देंगे, 266 का भाग देते हैं तो ये इससे एक कम है। एक्चुअल में तो नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता, शेषफल ऋणात्मक कॉन्सेप्ट के रूप में देखें तो कभी नहीं होता, लेकिन हम जब कॉन्सेप्ट को हटाकर और फाइनल रिमाइंडर की बात करें तो हम नेगेटिव रिमाइंडर को लेके जो मिडिल स्टेप्स हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं और फास्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यदि आपको बोला जाए कि 14 में 15 का भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर ये आएगा 14 ही। ठीक है ना, लेकिन हम इसको नेगेटिव रिमाइंडर के रूप में रिप्रेजेंट करें तो हम बोलेंगे कि -1 आएगा। ठीक है, और ये बहुत इफेक्टिव होता है कभी, जब पावर्स की फॉर्म में हो। अब यदि हम यहाँ देखें तो 265 में यदि 266 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 265 ही रहेगा, लेकिन हम इसको कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसको -1 से रिप्लेस कर दें तो 4081 आ जाएगा +9। ठीक है, -1 की पावर यदि ओड है तो ये -1 ही रहेगा, -1 + 9 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये भी आसान था, कर सकते थे। ये हमने अभी अभी देखा है क्या, 19 बी यदि 20 है तो ये 19 है, अब 19 पर 1 ज़्यादा है। ठीक है, 19 पर 1 ज़्यादा मतलब 5.252% एक्स्ट्रा है, तो 100% में इतना ऐड कर देंगे तो 105%। ठीक है, सरसों के तेल का अंकित मूल्य लागत से 25% अधिक है, अंकित मूल्य पे कितना प्रतिशत कम करें कि नो लॉस नो प्रॉफिट हो। 25 अधिक है तो 20 कम करते हैं, ये पता नहीं कितनी बार आ चुका है। और इसको CPR से भी देखो, CPR बाय राजा सर सर्च करना, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है। ये कितना अधिक वाला बोल रहा है 1/4, यदि 1/4 से अधिक है तो 1/5 से कम हो जाएगा। 1/5% में कितना होता है 20। ठीक है, और यहाँ से आप जो कोई भी कैलकुलेशन है बहुत फास्ट कर लोगे। मैं एक बार बता भी देता हूँ ये क्या बोल रहा है, CP और MP। अब ये बोल रहा है कि यदि क्रय मूल्य 100 है तो मार्क प्राइस 125 है, 25% अधिक है। ठीक है ना, और अब ये आपको जो सेलिंग प्राइस है वो इतनी रखनी है कि नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी CP और SP सेम करने, तो 25 रुपये का आपको डिस्काउंट देना है। 25 रुपये का डिस्काउंट है कितने पर, 25 का डिस्काउंट है 125 पर, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 20%। ये चीज़ है, और ये हम CPR से ये जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपको डायरेक्ट याद भी रखनी है। ये 2 डिस्काउंट है, इनमें कंपेयर करवाना है। तो जब आपको कुछ फ्री में दे, बाई 3 गेट 4 फ्री, इसका मतलब है कि जो परसेंटेज डिस्काउंट है वो होगा कि जो फ्री में मिला है वो, ठीक है ना, और जो टोटल है, जो जिसका पैसा किया आपने, ठीक है ना, यानी जितना टोटल आपने बाई किया है या टोटल आपको मिला है, टोटल जो आर्टिकल्स हैं वो इनटू 100। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। ये एक्चुअल में कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन है। यहाँ देखो, पहले में क्या हो रहा है कि 4 फ्री मिल रही है और टोटल 3 + 4 है, दूसरे में कितना है 6 मिल रहा है फ्री में, तो 5 + 6। इसको अब ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ भाई, आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना था। ये कितना हो जाएगा 4/7 और ये 6/11, इनमें से कौन ज़्यादा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमेशा ऊपर लिखना भाई, जिसकी तरफ ज़्यादा आएगा वो बड़ा होगा। ये है 44 और ये है 42, तो ये बड़ा, इसका मतलब है 4/7 ज़्यादा है। 4/7 ये पहले वाला, ठीक है ना, ए पहले वाला ज़्यादा है डिस्काउंट। अब दूसरा क्या है कि आप इसको प्रतिशत में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने ये क्यों बताया पहले, क्योंकि ये फास्ट था। यहाँ तो मान लो ऐसे बना देता, सपोज 14/17 और 16/21 इस टाइप से बना देता, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना आसान था प्रतिशत फाइंड करने की वजह। इसलिए जहाँ मैं जो आपको मेथड बताऊँ, जो आर्गुमेंट दूँ, तो आपको समझना है, ठीक है ना, कि मैंने ऐसा किया तो उसके पीछे क्या रीज़न रहा है। क्लियर है, और नहीं समझ में आए तो भी उसको फॉलो कर लेना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि सर ने ऐसा किया था तो कोई ना कोई एडवांटेज रहा होगा। अब देखो ये 4/7,
तो अब ये बताओ कि 1/7 कितना होता है? 1/7 होता है 14.28%, ठीक है ना, 14.28% होता है, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/7 कितना हो जाएगा? 57.40। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 4 56, और 28 से 4 से ना 56 हो जाएगा, 56.84, 4 ही है ना, 28 4 112, 57.12, ठीक है ना। तो 57.12% आ जाएगा। और 6/11, 1/11 की वैल्यू होती है 9.09, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 54%। तो ये ज़्यादा है 57.12, ठीक है। तो आप, ये तो आसान था क्योंकि 7 की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू पता है और 11 की भी पता है, लेकिन जब वो इसको ऐसा बना देगा, ठीक है ना, तब आपको चेक करना है इन दोनों में कौन सा हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दो। ये कैसे करेंगे? 16 का स्क्वायर 256 और 16, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये 272, तो ये तो आ जाएगा 272, और 21 को 14 से तो 210 प्लस 284 हो जाएगा 294, ठीक है ना। तो ये बड़ा है, ठीक है। अब क्या आप इसको बिना कैलकुलेट किए भी डायरेक्ट बता सकते थे क्या कि जो पहला पार्ट है वो बड़ा रहेगा? यहाँ मैंने दोनों में 10-10 ऐड किया था, ठीक है। आर्गुमेंट देना, कितने समय में 10,000 रुपये पर 4% की दर से उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 8,000 रुपये पर 4 साल में 5% पे मिलता है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट है उसको कंपेयर करना है, तो P1 R1 T1 बराबर है, तो ये हो जाएगा इधर से P2 R2 और T2, ये फॉर्म बनेगी, ठीक है ना। अब इसमें दोनों तरफ 100 है, ये चला जाएगा, इंटरेस्ट सेम दे रखा है, तो जो वैल्यू हैं उनको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पे 10,000 का 4% से टी टाइम के लिए, 8,000 का 4 साल में 5% के लिए, ठीक है ना। तो ये 3 0 तो ये गए, अब ये 3 गया, और 8 5 40, और 5 से 5 गया तो टी की वैल्यू आ गई 4, ठीक है ना, 4 ईयर्स। ये भी बहुत आसान था। अब ये चीज़ समझना, जैसे जब आप मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, तो आप ये चीज़ जो मैं बता के गया हूँ ये उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक से समझना है, ठीक है ना। लेकिन आपको जो, चाहे बच्चे आप बेसिक वाले हैं, चाहे जो अच्छे से पढ़ चुके हैं ना, जो पढ़ चुके हैं वो इसको 2x पे देख लो, ठीक है ना। जिनको फटाफट रिवीजन करने हैं और जिसको लगता है सर मैं सिलेक्शन ले लूँगा, बस मैं एक बार देखना चाह रहा हूँ, तो वो तो 2x पे देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और जो बच्चे बेसिक वाले हैं उनको ये समझना है, जैसे ये उनको समझा दिया, लेकिन अगली बार इस लेवल पे जाना है कि जब आप एग्जाम में बैठे हो ना, तब ये चीज़ आपके माइंड में चल के यहाँ पे आना है। ये चीज़ नहीं बननी थी, ये केवल और केवल बेसिक वाले बच्चों के लिए है, लेकिन एग्जाम में सोल्व करने के लिए वो नहीं आ जाना चाहिए। क्लियर है? 4 संख्या है 39 117 17 और y, तो y की वैल्यू बतानी है। ये प्रोपोर्शन में दे रखा है, तो प्रोपोर्शन में एक बार देखो पहले A B C और D, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शन में जब हम देखते हैं तो इसको दोनों का रेशो देख सकते हैं, A और B को भी देख सकते हैं, तो C और D आ जाएगा, ठीक है ना। अब A B C और D ऐसा, तो A और C को देख सकते हैं, तो B और D को देख लो, दोनों को ध्यान रखना है। अब 39 और 17 में कोई रिलेशन नहीं है, तो अपन A और B का देख लेते हैं। ये क्या हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, तो 17 × 3 51, ये डायरेक्ट हो जाएगा। बहुत बार ऐसा भी बनता है कि A और C का रिलेशन मिलेगा तो B का D के साथ लगा देना, याद रखना, ये मैं करवा के गया हूँ पहले। एक मेल है, पुरुष है, लड़का है, महिला, 10 15 30 दिन में काम पूरा करते हैं, तो तीनों जब करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा? बहुत ही बेसिक है, 10 15 और 30 में करते हैं तो टोटल 30 हो जाएगा, ये 3 ये 2 और ये 1, तो 6 यानी 5 डेज में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है, 5 डेज में हो जाएगा। 8 आदमी एक काम को 45 डे में करते हैं, 8 महिलाएं 18 दिन में करती हैं। तो यहाँ से हम इनका जो एफिशिएंसी का रिलेशन देख सकते हैं। फिर 5 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? ये बोलता है कि 8 मैन जो काम 45 डेज में करते हैं, उतना ही काम, ये वर्क लिख देता हूँ, उतना ही काम 8 वुमेन है वो 18 दिन में करती हैं। इसका मतलब है
यहाँ पे जो वुमेन है उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कम टाइम लिया है। तो उनकी जो एफिशिएंसी है, यहाँ से एफिशिएंसी का रिलेशन देख लें तो देखो ये 8 से 8 ही कैंसिल हो जाएगा, ये 5 हो गया और ये 2 हो गया। तो हमें रिजल्ट मिला 5 मैन इक्वल है 2 वुमेन के। ठीक है ना। इसका मतलब कि जो 2 महिलाएं, 2 वुमेन जो काम करती हैं उतना ही काम करवाने के लिए 5 मैन को रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब ये बोला कि 5 मैन और 8 वुमेन कितने में करेंगे, तो हमें पता है कि 5 मैन तो 2 वुमेन के बराबर हैं। ठीक है ना। तो इनको अब अपन 5 मैन की जगह लिख सकते हैं 2 वुमेन, और ये 8 वुमेन है। ठीक है। तो टोटल इस बार कितना हो गया? 10 वुमेन। अब हमारा क्वेश्चन ये बना कि 8 वुमेन हैं वो 18 दिन में करती हैं, तो 10 वुमेन है वो कितने दिन में करेंगे काम। ठीक है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर देते हैं, वुमेन से वुमेन कैंसिल हुआ। ये क्यों रखा मैंने? ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन में ये मैन और वुमेन का रिलेशन समझ पाओ, इसलिए मैंने यहाँ पे वुमेन लिखा है। ठीक है ना। आगे आपको बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हो जाएगा 18 8 144 और 10 का भाग दे देंगे तो 14.4, या फ्रैक्शन में ले रखा है तो 0.4 को क्या लिख सकते हैं? 2/5, 40% हो गया ना। 14 2/5। ठीक है। ए एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 30 दिन में कर सकता है। ए ने शुरू किया और ए और बी दोनों 5 दिन तक ऐसे करते गए, ए बी ए, फिर ए चला गया तो बी कितने में करेगा? तो सबसे पहले तो एफिशिएंसी ले लो। ए का है 25 और बी का है 30, टोटल वर्क हो जाएगा 150। इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी 5। ए आएगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी और फिर ए। 5 दिन तक करेंगे। 6 6 6 5 5 5, टोटल वर्क कितना कर दिया? 18 10 28। 5 दिन बीत चुके हैं, 5 दिन हो गए और टोटल 28 वर्क हो गए। टोटल है कितना वर्क? अभी हमें करवाना कितना? 150। रिमेनिंग कितना? 122। यदि 122 वर्क रिमेनिंग है और पूरा का पूरा कौन करेगा? बी करेगा 5 की एफिशिएंसी से। ठीक है। तो ये कितने में होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये माइंड में चलना चाहिए, ये माइंड में चलना चाहिए। जो 2 से मल्टीप्लाई किया ना, ये स्टेप आपके माइंड में चलनी चाहिए। मैं तो समझाने के लिए लिखता हूँ। ये 10 हो जाएगा, फिर इसका डबल 244 और ये डेसिमल लग जाएगा 24.4, यानी 24 2/5, 24 2/5। ठीक है। ये भी आसान था। टाइम वर्क में इसने आसान ही पूछा है, जो ऑल्टरनेट वाले में बहुत अच्छे क्वेश्चन बना सकता था। ठीक है। ये मैम की बुक अवतार, मैम इसको पूरा यूट्यूब पे पढ़ा भी रही हैं। अल्टीमेट बुक है और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये दूसरी और अपनी बुक्स हैं जो बच्चे मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये मेंस की ये बुक और मैम की ये बुक, इनकी पूरी दोनों बुक्स की कंप्लीट बुक की फ्री पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है। ठीक है ना। आप जाके डाउनलोड करो। अल्टीमेट सॉल्यूशन है। मैं दावे से बोलता हूँ कि पूरे इंडिया लेवल पे बेस्ट सॉल्यूशन है इन दोनों में। कोई भी एक सेट उठा के आप चेक कर लो, और फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है। टेलीग्राम है न्यून क्लासेज, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना। अपनी यात्रा के एक हिस्से के रूप में 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर, 140 और 75 के से वापस आ जाता है। अच्छा, जाता है और वापस आता है। टोटल एवरेज, ये थोड़ा सा इसने ठीक पूछा है, और डे ऑप्शन भी बहुत अच्छे पूछे हैं, और लगभग अप्रोक्सीमेट पूछा है। ये भी आपको ध्यान में है, क्योंकि अभी पिछले 2-3 साल से ना ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू बहुत पूछने लग गया है। तो इस टाइप के केसेज में हमें डिजिट सम वगैरह अप्लाई नहीं करना है, लास्ट डिजिट ये सब आज वो पूरा कर देंगे। ये बोला कि 2 हिस्से हैं, पहला 120 किलोमीटर है और दूसरा है 100 किलोमीटर। यहाँ इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, यहाँ इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और जब ये वापस आता है तो इसकी जो स्पीड है वो है 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ये किलोमीटर पर आवर। ये कहानी है। एवरेज स्पीड में हमेशा एक बेसिक फॉर्म याद रखनी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना। एवरेज स्पीड का एक ही बेसिक फॉर्मूला है, जहां भी आपको कंफ्यूजन आ जाए तो ये अप्लाई कर देना, टोटल डिस्टेंस कहीं भी हो चाहे। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस देख लो कितनी हो जाएगी। 120 गया, 100 ये तो गया, फिर 220 वापस है ना, टोटल 220 होगी, तो 440 टोटल डिस्टेंस हो गई है। ठीक है, 440 हो गई टोटल डिस्टेंस।
अब टाइम देखते हैं, जाने में कितना टाइम लगा, यहाँ 80 के हिसाब से 1.5 आवर्स, यहाँ 2.5 आवर्स, तो और आने में, और देखो 220 में 75 का भाग दे देते हैं, 220 में 75, यदि 225 होता तो 3 बार भाग चला जाता, और ये बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेट बताओ लगभग, तो अपन ऑप्शन में भी देखो 49, 58, 63 और 68, इसका मतलब इतना तो गैप ले सकते हैं। और चलो एक बार और सिंप्लीफाई करें, 5 से कैंसिल किया इसको तो ये हो जाएगा 44, और 5 से किया तो 15, अब 15 पर 1 की कमी है, यानी 45 होता तो 3 कर सकते थे, तो इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट के लिए। तो ये हो जाएगा 1, 3 और 4, 3, 7 का भाग देना है। अब 7 का भाग देने के लिए भी देखो क्या करना है, 420 प्लस 20, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 60, ये तो हो गया 60 आवर्स, और ये 21 होता तो 3 आ जाते, इसका मतलब 63 के आसपास, बिल्कुल 63 के आसपास हमारा आंसर है, ये 63, ठीक है ना। अब ये स्किल आपकी होनी चाहिए कि हमें कैसे फास्ट कैलकुलेट करना है। अब यदि कोई बच्चा यहाँ पे इसको वैल्यू को बना के सोल्व करने लग गया ना, तो वो टाइम वेस्ट करेगा 100%, वो अभी तक है ना उस लेवल पे तैयार ही नहीं हुआ है कि सिलेक्शन कैसे लेना है। ये बोला अप्रोक्सीमेट है, हमने एक बार ऑप्शंस को देखा कि जो गैप है वो 9 का है, और फिर ये 10 का, ये 5 का, तो इतना जो 5 का गैप बहुत बड़ा गैप होता है जब बेस हमारा साथ है, 35 का गैप, ठीक है ना, तो इतना गैप हमने लिया ही नहीं ना, हमने तो देखो कितना सा गैप लिया। तो ये क्लियरिटी आनी चाहिए, और जब आप मेरे साथ लगातार पढ़ोगे ना तो मैं इसे सोल्व करवाता हूँ, जहाँ से आपको जो कैलकुलेशन है उसको मिनिमम किया जा सके और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फास्ट का आंसर कर सकें। 900 मीटर लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इसको पार करना है, तो ये हमारी ट्रेन होगी, ये देखो ये तो हमारा 900 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, और ये ट्रेन है 900 मीटर लंबी, इसका मतलब है ये पार करेगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टाइम के लिए क्या करते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 900 और 900, यानी 900 का डबल करना है स्पीड, स्पीड कितनी 108 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकेंड होता है, 108 6 गुना है तो 30 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 30 × 2 60 सेकेंड, ये आंसर। अब देखो ये रिलेशन आपको याद रखना है, क्या 18 किलोमीटर पर आवर की जो वैल्यू होती है वो 5 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये हम वही तो करते हैं 5/18, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है। लेकिन जो बच्चा बेसिक से स्टार्ट करता है बहुत बार यहीं पे कंफ्यूजन में रह जाता है कि यार मैं कब 5/18 से मल्टीप्लाई करूं, या मैं 18/5 से कब करूं, ठीक है ना। ये इस टाइप के जो कंफ्यूजन है ये स्टार्टिंग में हर बच्चे को रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपको है ना तो ये मत सोचना कि अरे सर मैं तो ऐसे कमज़ोर हूँ, नहीं, रहते हैं बच्चों को। हाँ, अब इसको रिलेट कैसे ऐसे कर सकते हो आप कि 18 किलोमीटर पर आ रहा है वो 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। अब ये कितना है ये 108 है, इसका मतलब 18 का 6 गुना है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 5 का 6 गुना कर देंगे तो 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसका भाग दे दिया 30 का, 30 टाइम्स गया तो 60 सेकेंड्स, ठीक है। दो रनर्स हैं सोनी मोनी, 200 मीटर लंबे एक ट्रैक पर 18 और 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही डायरेक्शन में है, पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये बोला कि ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है सोनी और मोनी, ठीक है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। ये जो ट्रैक है 200 मीटर का है और इसकी स्पीड मीटर है तो मीटर पर सेकंड में ले लें, देखो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड, तो जो सोनी की है वो हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, और वो है 24, इसका 1/3 ज़्यादा है, तो 5 का 1/3 और ऐड कर दें, ठीक है ना, 5 में इसका 1/3 ऐड कर देंगे तो ये कितना जाए, नहीं 6 ज़्यादा है ना, ठीक है, तो 1/3 पे ऐड करेंगे 24 किलोमीटर के लिए, तो ये 18 का, अच्छा 5 का 1/3 होगा ना, 1/3 5 का है, ठीक है ना, या तो ऐसे लिखो 1 + 1/3, ठीक है, या 5 + 5/3, तो ये हो जाएगा
20/3। ठीक है, तो जो मोनी है उसकी स्पीड हो जाएगी 20/3 मीटर पर सेकेंड। अब आपको मान लो ये लगता है कि नहीं सर मैं इस लेवल पे अभी एक बार डायरेक्ट नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आप इसको ऐसे ले लो, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से डिवाइड करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 और ये 3, तो ये 20/3। ठीक है, जैसे वो 18 था तो 18 को अब यहाँ से याद रखना, 18 को अपन 5 बना रहे हैं, जिसका मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकेंड में बदल जाता है। यहाँ से वो कन्फ्यूजन हटा देना। क्लियर है, ये दो आ गया इनकी स्पीड। अब टाइम देखते हैं, पुनः कितने टाइम बाद मिलेंगे, यहाँ पे मिलना है दोनों को। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोनी है वो यहाँ पे आए, ठीक है ना, और मोनी भी यहाँ पे आए, तो अब सोनी यहाँ पे कितने टाइम बाद आएगी। ठीक है ना, सोनी इस स्टार्टिंग पॉइंट पे कब कब आएगा, देखो पहला राउंड काटा सोनी ने, और ये कितना टाइम लेगा पहले राउंड के लिए, 200 मीटर की 5 की स्पीड से, तो 40 सेकेंड। 40 सेकेंड बाद में सोनी दोबारा यहाँ पे होगा, फिर 80 सेकेंड बाद, फिर 120 सेकेंड बाद, फिर 160 सेकेंड बाद, और फिर 200 सेकेंड बाद सोनी यह वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा। 200 मीटर का ट्रैक है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागता है, तो 40 सेकेंड का टाइम लगेगा। अगला 40, जो एलसीएम का कॉन्सेप्ट है ना, वो ऐसे ही तो बनता है। फिर दोनों को साथ मिलना है तो मोनी की बात कर लेते हैं। मोनी को कितना टाइम लगेगा, मोनी को 200 टोटल है और 40/3, इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा तो 5, ठीक है ना, 20/3 है ना, तो ये हो जाएगा 10 और 30। ठीक है, और 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 मीटर है और 20/3 पे जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ एरर कर दिया क्या, 20/3 200 मीटर तो 30 बन रहा है। ठीक है, तो 30, इसको टाइम लगा पहले में 30 सेकेंड, ठीक है, फिर दूसरे में लगा 60 सेकेंड, ठीक है, फिर 90 सेकेंड, फिर 120 सेकेंड, 150 सेकेंड। ठीक है ना, हाँ ऑप्शन में 120 है। ठीक है, पहली बार 120 पे मैच हो रहा है। तो देखो ये ध्यान से समझना इस पॉइंट को, जो हम वॉच लेके बैठे, मान लो हम यहाँ पे बैठे हैं और हम टाइम नोट कर रहे हैं, तो जैसे 30 सेकेंड हुए, देखो मोनी को टाइम कम लगेगा क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, ये तो 24 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो मोनी पहले आएगा। तो मोनी 30 पे पहले 30 सेकेंड जैसे हुए मोनी आ गया, लेकिन ये जो सोनी है ये पीछे है। पीछे क्यों, क्योंकि इसको तो 40 सेकेंड पे पहुंचना है। फिर हमने देखा कि 40 सेकेंड हुए तो मोनी पहुंच गया, तो ये यहाँ तक आ चुका था। फिर जैसे ही 60 सेकेंड हुए ये मोनी आ गया, 80 पे ये आ गया, फिर 90 पे आ गया, और जैसे ही 120 सेकेंड होते हैं, 120 सेकेंड पे ये दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। ठीक है ना, दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 120 सेकेंड। ठीक है, ये तो क्या बना, जब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं, और जब वो पहली बार मिलते हैं ना, तो एक जना उस पर दूसरे पर रिलेटिव स्पीड से एक चक्कर पूरा कर लेता है। उस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने फेज 11 वाले में करवाए, अच्छे क्वेश्चन थे वहां पे। यहाँ पे x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -1, और ये आंसर पूछा है। देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको कोई ऐसा नहीं है, आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, और लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाएं तो हम इसमें से कुछ कॉमन ले लें, यहाँ से x² कॉमन ले लें और इस पार्ट से y² कॉमन ले लें, ये तो भी बन जाएगा। तो हमने x² कॉमन लिया तो 3x + 5y, और प्लस यहाँ से y² कॉमन ले लिया तो 12x, ठीक है ना, y², ठीक है, 12x + 7y। अब x की वैल्यू -4 है तो स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, और 3x, तो ये यहाँ से देखो -4 वैल्यू ले लेंगे तो -12 और -5, -17 हो जाएगा, 16 × -17, तो ये कितना हो जाएगा
16 का स्क्वायर 256 और एक 16 और ऐड कर देंगे -272, अभी अभी करके गए थे -272। ये अब दूसरा पार्ट देखो, ये माइनस का 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो 1 ही हो जाएगा, 12x तो माइनस का 48 और ये माइनस का 1 इंटू 7 माइनस का 7, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 55, ये इसमें ऐड कर दो माइनस का 55, तो ये माइनस में 7 2 और 3 -327 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये अब टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें जो भी टाइम लगेगा वो लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे नहीं कि बस ऐसे भाग रहे हो कि यार इसको कुछ कर दूं, अप्रोक्सीमेट ले दूं, ये कर दूं, ठीक है ना, नहीं, इसको टाइम दो, इसको रेस्पेक्ट दो। जो जैसे मान लो आप क्रिकेट देखते होंगे, खेलते भी हो, तो जब अच्छी बॉल आती है तो दुनिया का जो भगवान है क्रिकेट का, चाहे वो तेंदुलकर हो, चाहे ब्रैडमैन, लारा, जो भी, ठीक है ना, हर पर्सन उस अच्छी बॉल को रेस्पेक्ट देता है, और जब बॉल हल्की आती है तब वो चौका छक्का मारता है। याद रखना ये हमेशा, क्योंकि एक्चुअल में है ना पेपर लेंदी नहीं है, आपकी जो अप्रोच है वो बहुत रोल प्ले करती है। जब आपको वो अप्रोच पे खेलना है कि जब अच्छा क्वेश्चन है आपको पहचान लेना है कि इसमें कैलकुलेशन है, तो उसको रेस्पेक्ट दो यार, जो आसान है उनको फटाफट उड़ाते चलो, वहाँ पे टाइम वेस्ट मत करना। लेकिन ठीक है, आगे चलें। ये अब आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, बाकी बहुत ही आसान है। देखो 16 का स्क्वायर, चलो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार, जो बच्चे बेसिक वाले हैं उनके लिए लिख रहा हूँ, बहुत आसान है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। देखो 16 का स्क्वायर अभी मैं जस्ट 3 लगातार क्वेश्चन में 3 बार काम में ले लिया है। ठीक है ना, तो ऐसे आपको 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू दे रखी इसने 90 प्लस 2, और इसको है ना k मान लिया करो। जैसे इस टाइप की क्वेश्चन में जब इतनी बड़ी वैल्यू है तो उसको k रख लो, अदरवाइज क्या होगा कि आप a b प्लस बी सी प्लस सी बार बार 3-4 बार लिखते चलोगे, तो इसको k मान लिया हमने। ये इधर आएगा तो 166 बचेगा, तो 2k, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका हाफ कर दो, ये 8 हो जाएगा, इसका हाफ कर दिया 3, 83। ठीक है ना, देखो मैंने क्या किया, ये इसका हाफ कर रहे हैं तो इसका दोनों का हाफ कर दिया। ऐसा कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इसका हाफ और इसका ठीक है ना, हाफ कर सकते हैं। हाँ, ये इसने थोड़ा सा अच्छा पूछा है। यहाँ देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए ना, तो हमेशा आपको यहाँ पहुँचना है। ये यहाँ पे ये किसके स्क्वायर से बनेगा, तो ये बनेगा 4b के स्क्वायर से प्लस 1/7b के स्क्वायर से। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे पास क्या 7b और 4b ऐसे दे रखा है, तो इस 7b को 4b बनाना है। इसका मतलब 7 को 4 बनाने के लिए 4/7 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 कैंसिल हो जाएगा, 4b बन जाएगा, और इसको भी 4/7 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 बन जाएगा। तो ये बनेगा 4b माइनस 1/7b, और ये 7 स्क्वायर कर दें तो 16b स्क्वायर माइनस 1/49b स्क्वायर, ये प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस 2a, ये b, और ये 7 का नहीं, इसको भी करेंगे ना यार, ये ध्यान रखना, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, ये वैल्यू बनेगी। अब इसमें ये तो हमें फाइंड करना है, तो अब इस पूरी वैल्यू को k रख लिया है। ठीक है ना, इसको दोबारा नहीं लेना यार, k ले लिया इसको, ये बनेगा 8/7 और 16। अब इसमें क्या कर सकते थे, इसको सीधे ही उधर ले जा सकते थे ये। ठीक है ना, मेरा माइंड बहुत फास्ट चल रहा है, और आपको भी समझना है कि आपका माइंड आप जो बोलते हो लिखते हो उससे बहुत फास्ट चलता है। ठीक है ना, जैसे ये माइनस की जगह प्लस लिखा गया, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये इधर आएगा तो प्लस होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं धीरे लिख रहा हूँ, लिखने की स्पीड धीरे है। बहुत अच्छे से समझने बात, हमारे माइंड की स्पीड, सोचने की स्पीड, थॉट प्रोसेस की स्पीड बहुत फास्ट है। जितना ज़्यादा आप माइंड में कैलकुलेट करते जाओगे, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, और कंसंट्रेशन भी बढ़ता जाएगा लेवल। तो k वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 प्लस 8/7, 16 7 112 और 8 है 120, तो 120/7। ठीक है, माइंड की स्पीड पे खेलना हमेशा।
मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड, ए सी एक्स वाई दोनों बराबर हैं, तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या कौन सी शर्त होनी चाहिए? कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग सम, दोनों ट्राइंगल बिल्कुल एक जैसे हों। जो बिल्कुल एक जैसे कब होंगे? जब तीनों भुजाएं और तीनों एंगल्स बराबर होते हैं, तब हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। एक्चुअल में कॉन्ग्रुएंसी भुजाओं का कॉन्सेप्ट है, भुजाएं बराबर करनी है कॉन्ग्रुएंसी में। सिमिलरिटी में तो एंगल बराबर होते सिमिलर हो जाएगा, यहाँ पे हमें भुजाएं बराबर करनी है। तो सी है वो बराबर है जेड के, और ए सी वैल्यू है एक्स जेड के। अब ये बोलने की कैसे करें, तो इसको बराबर करने के लिए हमें बी सी और वाई जेड को बराबर करना होगा। यदि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है ना, एक कंडीशन और पूछा है, तो इस कंडीशन में केवल ये दोनों बराबर होंगे तभी बनेगा बी सी और वाई जेड। अब इसके अलावा दो कंडीशन की बात करता तो हम ये बोल सकते थे कि दो कंडीशन है तो दोनों भुजाएं बराबर कर दो, ए बी और एक्स वाई बराबर कर दो, बी सी और वाई जेड बराबर कर दो। कब? जब हमें ये एंगल का नहीं पता होता, ठीक है ना। या फिर दो एंगल की बात करता, तब हम उनके बीच की एक भुजा करते, ठीक है। तो ए बी एक्स वाई, ए बी एक्स वाई नहीं, इनके बीच का एंगल नहीं है। ए बी ए सी, ए बी और ए सी ये तो एक ही ट्राइंगल में बात कर रहा है। बी सी और ए बी ये भी एक ही ट्राइंगल में बात कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस, ये पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है। पी ए बी ए के सेकेंड है, पी टी पर आपको स्पर्श करता है, पी टी 8 है, ठीक है ना। ये पी टी, अच्छा ये टी यहाँ नहीं है, ये यहाँ है, ठीक है ना। तो ये और ये इनका, तो 8 का स्क्वायर बराबर हो 6 इंटू 6 प्लस एक्स, ठीक है। तो 8 स्क्वायर 64/6 या 32/3, ये बराबर है 6 प्लस एक्स के। तो हमें एक्स की वैल्यू देखनी है, तो 32/3 माइनस 6, और माइनस 6 को मैं लिख रहा हूँ 18/3, ठीक है ना, 18/3, ताकि बेस सेम हो जाए और डायरेक्ट ही हम आंसर कर दें। तो 14/3, ठीक है ना। ये क्या किया, मैं आप यहाँ पे क्या स्किल सिखाना चाह रहा हूँ, मैं धीरे धीरे आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि कौन से स्टेप को आपको एलिमिनेट करना है। जो बच्चे बेसिक से सोल्व करना सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, उनको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, ठीक है ना। तो ये जो स्टेप्स हैं, एक्चुअल में इसमें दो ही स्टेप में आंसर आना था आपका। क्या स्टेप आनी थी? पहला तो ये बनना था, ठीक है ना, ये स्टेप बननी थी, और दूसरा ये स्टेप आनी थी, बस, ठीक है ना। अब यहाँ से ये देखो, ये जो वैल्यू है, इसमें से हमने देखा कि x बराबर क्या बनेगा? 32/3 माइनस 6। इस माइनस 6 को लिखें, फिर एलसीएम लें, ये करने के बजाय 6 को डायरेक्ट 18/3 लिख सकते हैं। क्लियर है? ये गॉडफादर हैंडबुक्स हैं। अभी जो सीजीएल के पेपर हैं, एमटीएस के हैं, फेज 11, आपका लगभग 70% क्वेश्चन से डायरेक्ट यहाँ से मैच हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जीके की बात कर रहा हूँ, और इन सब की फ्री पीडीएफ, इंग्लिश और हिंदी फ्री पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, यहाँ से जाके पढ़ो। अल्टीमेट जो बुक तैयार की हैं, और इनका प्रिंट फॉर्म में भी बुक अवेलेबल करवा दी है। तो जिस बच्चे को ये क्वेश्चन में परचेज करना है वो परचेज कर लो, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, पीडीएफ से पढ़ सकता है, वो पीडीएफ से पढ़ो। दोनों सेम कंटेंट है हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। आ जाओ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात कर रहा है, और 6 और 10 की इनकी रेडियस है। ये 6 वाला हो जाएगा, ये 10 वाला हो जाएगा। फिर बोला कि बड़े की वो जीवा बताओ जो छोटे को स्पर्श करे, ये स्पर्श करेगी। तो ये हमें पता है 6 है, ये हमें पता है 10 है, और ये तो 6, 8 और 10, तो ये 8 और ये 8, इसका मतलब जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 16, ठीक है। ये बहुत बार पूछ चुका है यार, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि परेशान होने वाली बात हो। ये वॉल्यूम आ गया, अपन देख चुके हैं। तो बस यहाँ पे था कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो जैसे वैल्यू हमने लिखा, मान लो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यदि इसमें हम डिजिट सम पे देख रहे हैं, तो एक चीज़ ये समझ में आ जानी चाहिए कि भाई जो आंसर बनने वाला है, ठीक है ना, 21/2, जो आंसर बनेगा वो देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिए हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, तो उसमें दोनों चीज़ आप चेक कर सकते हो। लास्ट डिजिट तो 3 में मैच हो रहा है, डिजिट सम से आंसर बन रहा है। और वैसे बहुत आसान है, मैंने कैलकुलेट करके समझा भी दिया है, ठीक है ना, कैलकुलेट करके हम देख चुके हैं।
कोस थीटा ये है तो टेन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, ठीक है ना। तो टेन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर हो गया ये, ठीक है ना, साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन और कोस का रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दो 3/4 हो जाएगा 1/4, ठीक है। और या फिर आप इनकी वैल्यू भी रख सकते हो, वैल्यू रख दें। कोस के लिए √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, ये 30 डिग्री पे होता है। तो tan 30 तो ये हो जाएगा रूट स्क्वायर में भी है तो 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे तो 1/3, और कोस का √3/2 होता है 30, वो दे रखा उसने, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, √3/2 का स्क्वायर करेंगे कोस स्क्वायर के लिए तो 3/4, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। वैल्यू पे भी जा सकते हो, जिसको डायरेक्ट आइडेंटिटी याद है, रिलेशंस याद हैं, डायरेक्ट कर सकते हो। साइन a प्लस बी 1 है और कोस a माइनस बी हाफ है, वैल्यू बताओ। a प्लस बी 1, साइन कब होता है 90 पे होता है, ठीक है, और कोस हाफ है तो ये 60 पे होता है, 60 पे होता है। अब इन दोनों में देख लो आप, ये a की वैल्यू पूछे, दोनों को ऐड करके आधा कर दो, 150 का आधा 75, ठीक है ना। देखो यदि साइन 90 की बात करें तो 1 होता है, और यहाँ पे इसने बोला कि ये साइन a प्लस बी, इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू 90 है, ठीक है ना। और कोस a माइनस बी के लिए ये बोला कि ये हाफ है, और हमें पता है कि जो हाफ की वैल्यू होती है वो एक्चुअल में क्या होता है, कोस 60 की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो ये a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। दोनों a पूछा तो दोनों को जोड़ दिया तो 2a बराबर हो जाएगा 150, a की वैल्यू आ जाएगी 75, ठीक है। ये पूरा भी एक बार मैंने समझा दिया, जो बेसिक वाले बच्चे हैं कैसे करना है, और डायरेक्ट मतलब जाना इसी जगह पे है कि हम डायरेक्ट इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट कैसे बनाना है, क्लियर है। यस, ये 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा 1 है, तो कोट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा ये 1 है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 3 साइन माइनस कोस बराबर कोस प्लस साइन, साइन इधर आएगा तो 3 साइन माइनस साइन और कोस प्लस कोस, तो ये भी 2 साइन बराबर 2 कोस, ऐसे हो जाएगा। तो साइन बराबर कोस, जब साइन और कोस बराबर हैं इसका मतलब 45 डिग्री की बात हो रही है, साइन और कोस बराबर हैं, तो कोट 45 पे क्या वैल्यू होती है कोट की 1, ठीक है। और इसको आप वैसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे देखो कोट थीटा बराबर कोस अपॉन साइन, तो यहाँ से कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोस अपॉन साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये कोट हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऐप है, यहाँ पे बहुत सारा PDF जो ई बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं, आप जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अल्टीमेट कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं, टेलीग्राम चैनल है नियॉन क्लासेज, तो पहला है यहाँ पे प्रीवियस ईयर है, क्लास नोट्स हैं, नोटिफिकेशन, यूट्यूब की जो टेलीग्राम अभी ये जो अनोटेड PDF है ये टेलीग्राम पे ही आएगी, और एक केवल ये PDF नोट्स और बुक्स को डेडिकेटेड है, और एक नियॉन टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे क्यूज रहती हैं, आप वो क्यूज भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ नोटिफिकेशन मिल जाएंगे आपको। आगे देखो DI में ये बोलता है कि बार चार्ट दे रखा है, ठीक है, और प्रॉफिट ऑफ 25% का प्रॉफिट बनाना है, तो ग्रोस, अब इसमें जो रेड वाला है ना ये तो है ग्रोस, और जो ब्लू है ये टोटल है, ठीक है ना। तो ये बोला कि टोटल कॉस्ट सेम रखनी है, ठीक है, तो ये जो टोटल कॉस्ट है इसको तो सेम रखना है, और आपको 25% का प्रॉफिट कमाना है, तो आपका ग्रोस क्या होना चाहिए, तो हमारे जो कॉस्ट है वो 65 है, इसका 25% प्रॉफिट कमाना है, तो ग्रोस बताना है, इसका पहले 25% निकाल लो। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, देखो समझना, 6400 + 100 लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों में 4 का भाग देंगे
6400 में 4 का भाग दिया तो 1600 और 100 में 4 का भाग दिया 25, तो ये 1625। अब जो ये जो पार्ट लिखा ना, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट आपको डायरेक्ट आपके माइंड में चलना चाहिए। 6400 प्लस 100 1625, और जो 1625 है वो इसमें जोड़ दें, ये तो प्रॉफिट हुआ। अब बोलता है कि टोटल ग्रोस क्या बनेगा, इसमें ऐड कर दो 6500 और 100, ये 1625, तो ये हो जाएगा 5218 8125। इस टाइप में देखो 8250, यहाँ भी कई बार क्या जल्दबाजी में एरर होने के चांस होते हैं, उसको ध्यान से रखना है। ठीक है, आसान था ये। मार्क्स आउट ऑफ 50, 40, 50, 20, 10 और 0, ये बोल रहा है कि 50 में से आपका जो स्कोर दे रखा है, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी और ये दोनों का एवरेज एग्रीगेट दिया है, जो स्कोर अचीव किया है वो बता रहा है। ठीक है, 0 और उससे अबव, ठीक है ना, या तो 0 आए हैं या उससे अबव आए हैं 50 में से, 0 आया है या उससे अबव आया है 50 में से, तो ऐसे कितने बच्चे हैं, 100 ही होंगे 0 से लेकर 50 तक। फिर बोला 10 एंड अबव, 10 आया है या 10 से ऊपर आए, वो कितने बच्चे हैं, 92। ठीक है ना, फिर बोला 20, या तो 20 आ गया या 20 से अबव आए, वो कितने बच्चे हैं, 80। अब 50 एंड अबव और 40 एंड अबव, ठीक है, इसको इसने ये 30 हो गया साइड, या तो हो सकता है इसमें एरर होगी, या पेपर में भी कई बार इसने छोटी मोटी इस टाइप की एरर कर रखी है। ठीक है, कंसिस्टेंसी पे 50 एंड अबव तो हो गए नहीं ना, 30 कर लो इसको। ये बताना है 20% में से कम अंक प्राप्त करने वालों की संख्या क्या है, कुल मिलाकर एग्रीगेट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो एग्रीगेट है 20% से कम, 20% से कम। अब यहाँ जल्दबाजी में जो एरर होने के चांस है ना, वो ये है कि आप इसको बेस मान लो 20 एंड अबव। ठीक है, लेकिन विडंबना ये है, विडंबना ही कहूँगा कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि इसने वो ऑप्शन में भी नहीं रखा। ठीक है ना, तो जो बच्चा इस टाइप से सोच पा रहा है गलत, तो उसके लिए इसने मौका छोड़ दिया। ऑप्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, पता है, जब आप ऑप्शंस के ऑप्शंस यदि अच्छे सेट करने वाला होता है ना, तो ट्रिकी ऑप्शन जब बनते हैं तो बहुत से बच्चे एरर करते हैं। आपने भी देखा होगा कि कई बार क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो, ठीक है, आपको पता होता है क्या करना है, लेकिन थोड़ा सा जब ऑप्शंस के लेवल पे जाते हो, ठीक है ना, तो जो कन्फ्यूजन है, यदि वो ऑप्शन बना के रख देता ऑप्शन में, तो आप बहुत बार वो मार्क कर देते हो जल्दबाजी में। फिर जब आप ये देखते हो कि आंसर गलत हो गया और दोबारा उसको मैच करते हो, तब आप सही पे पहुंच जाते हो। ठीक है ना, तो इस टाइप की जो सिली मिस्टेक्स हैं उनको हमेशा अवॉइड करना है, हमेशा अवॉइड करना है। और सिली मिस्टेक अवॉइड कैसे होंगी, कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ने से। आ जाओ, ये बोला 20% से कम, तो 50 का 20% कितना हो जाएगा, 10। तो ये बोल रहा है कि 10 नंबर से कम, 10 से कम कितने, 10 एंड अबव, जो टोटल 100 है एग्रीगेट वाली लाइन में, टोटल 100 है, इनमें बोल रहा है कि 10 एंड अबव, कि 10 या 10 से ज़्यादा तो 87 है। इसका मतलब है 10 से कम कितने हैं, यानी 10 कितना, 20% से कम कितने, 13। ठीक है, 13। ये पूरा पेपर हो गया। ये पूरे अपन 39 सेट्स मैं जल्दी से सोल्व करवाऊंगा। इनकी आपके मॉक के लिए वर्ड फाइल में टेस्ट के फॉर्म में भी दे दूंगा और एनोटेड पीडीएफ भी दे दूंगा, ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सको। और इंग्लिश, जीके, रीजनिंग सारे सेट्स, चाहे वो एमटीएस के हों, चाहे सीजीएल वाले हों, सीएचएसएल, सारा हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लो, एक अच्छा सा कमेंट भेज दो कि सर मैं खूब मेहनत करूँगा, सिलेक्शन लूँगा, और लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करना। धन्यवाद।